राजस्थान में 6 नगर निगम चुनाव को मिली हरी झंडी। हाईकोर्ट ने सुनाया फरमान, 31 अक्टूबर तक हो चुनाव। डूंगरपुर में हिंसा की आग अब शांत, आज से शुरू हुई इंटरनेट सेवाएं। बेनीवाल ने की एनआईए जांच की मांग। कोटा में पकड़ा गया मुंबई में धमाकों की धमकी देने वाला। मुंबई पुलिस ने जांच के बाद ली थी कोटा पुलिस की मदद। अब होगी आरोपी से पूछताछ। देश में 56 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान। अब 3 नवंबर को होगी वोटिंग, 10 को आएंगे नतीजे। और यूपी में गैंगरेप की शिकार लड़की ने तोड़ा दम, हाथरस में हुई थी वारदात, 4 आरोपी शिकंजे में। नमस्कार, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगम चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने निगम चुनाव के सस्पेंस को खत्म करते हुए अब 31 अक्टूबर तक चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। सरकार ने कोरोना के बढ़ते दायरे के चलते चुनाव 31 मार्च 2021 तक का वक्त मांगा था, लेकिन सीजे इंद्रजीत महांती, जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। एमबीसी आरक्षण को लेकर राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की सुगबुगाहट के बीच अशोक गहलोत सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का पुनर्गठन कर दिया है। इस कमेटी में जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांदना को शामिल किया गया है। वहीं इसे लेकर गुर्जर नेता एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं। जहां कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला ने तल्ख लहजे में और समय न मांगने को कहा, तो वहीं मिहिर आर्मी चीफ हिम्मत सिंह गुर्जर ने सरकार का आभार जताया है। डूंगरपुर में 24 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद अब इंटरनेट सेवाएं आज से शुरू कर दी गई है। वहीं अब जिले में जनजीवन सामान्य होता नजर आ रहा है। उपद्रव, आगजनी और पथराव करने के मामलों में 9 मुकदमे और दर्ज किए गए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने अब तक करीब 250 लोगों को चिन्हित कर लिया है। इन लोगों की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं नक्सली एंगल सामने आने के बाद अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मामले की एनआईए जांच की मांग की है, जबकि बीजेपी हिंसा के लिए बीटीपी पर आरोप लगा रही है। और अब खबर कोटा से, जहां मुंबई में बम धमाकों की धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोटा के स्टेशन रोड इलाके के एक होटल से पकड़ा गया। सामने आया है कि आरोपी द्वारा मुंबई में लगातार धमाके करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस लगातार युवक की तलाश में जुटी थी। मुंबई पुलिस को जांच के दौरान खबर मिली थी कि आरोपी युवक कोटा में है, जिसके बाद कोटा पुलिस से संपर्क कर आरोपी की लोकेशन शेयर की गई। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के एक होटल से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम पीयूष पुरोहित बताया जा रहा है, जो चूरू का रहने वाला है। और ये युवक कुछ समय मुंबई में भी रह चुका है। खबर जोधपुर से है, जहां आज तड़के एक बाइक शोरूम में आग लग गई। आग ने इतना भयावह रूप लिया कि शोरूम में खड़ी 25 बाइक जलकर राख हो गई। बाद में 4 दमकलों की मदद से तकरीबन 1 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। और आइए अब रुक करते हैं देश दुनिया से जुड़ी दूसरी अहम खबरों पर। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, नागालैंड और मणिपुर समेत कई राज्यों की 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल की 7 सीटों पर उपचुनाव नहीं होंगे। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर बीते कई महीनों से चीन के साथ तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। तनाव कम करने के लिए सैन्य स्तर पर वार्ता जारी है। इसी बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने बयान जारी किया है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अभी न तो युद्ध की स्थिति है और न ही शांति की, लेकिन भारतीय सेना किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारी सेना किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का डिजिटल लोकार्पण किया। इसके साथ ही मोदी ने कुल 6 परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कृषि कानून का विरोध करने वालों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वे नहीं चाहते हैं कि किसानों को खुले बाजार में
अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिले। और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोग किसानों के खिलाफ हैं। वे चाहते हैं कि बिचौलिए पनपे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और अन्य नेताओं को नजरबंद किया गया था, लेकिन महबूबा को अभी भी नजरबंद रखा गया है। महबूबा मुफ्ती की रिहाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कब तक और किस आदेश के तहत केंद्र महबूबा मुफ्ती को हिरासत में रखना चाहती है। कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। यूपी के हाथरस में 2 हफ्ते पहले गैंगरेप की शिकार हुई दलित लड़की ने आज सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि हाथरस जिले के गांव में 14 सितंबर को 19 साल की एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की वारदात हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि पीड़िता को घटना के बाद अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया था। सोमवार को सुबह उसकी हालत गंभीर होने के कारण इलाज के लिए उसे दिल्ली भेजा गया था, जहां आज उसकी मौत हो गई। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एम्स ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। एम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के जिस विसरा की जांच टीम ने की है उसमें जहर के निशान नहीं मिले हैं। सीबीआई उस रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी और उसके बाद ही सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंचेगी। वहीं सीबीआई ने बयान जारी कर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सिर्फ एक पहलू पर जांच नहीं की जा रही है, बल्कि सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अभिनेता सुशांत की मौत हत्या थी या सुसाइड। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की छानबीन कर रही एनसीबी ने आज कोर्ट में कहा कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर थी। ड्रग का सेवन करने के मामले में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को बढ़ावा देने की आरोपी है और एनसीबी ने एक बार फिर रिया की जमानत याचिका का विरोध किया है। एनसीबी ने कहा कि रिया के खिलाफ ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल रही है। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।